पश्चिमी यूपी में अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर हों या फिर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले दुर्दांत विकास दुबे गैंग का सफाया। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के हर मामले में अपनी कार्यशैली के लिए चर्चित रहते हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। वरिष्ठ आईपीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस के दूसरे सबसे ताकतवर अधिकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का अब तक का सबसे बड़ा और रोचक इंटरव्यू देखिए द इंडियन ओपिनियन के प्रधान संवाददाता दीपक मिश्रा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आज उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी। प्रशांत कुमार जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। कई जनपदों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एडीजी के तौर पर आप मेरठ क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे और वहां से आपको पूरे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए खासतौर पर लखनऊ में तैनात किया गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रशांत कुमार जी। एडीजी साहब, ये जो पद है, कानून व्यवस्था का जो दायित्व है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में और बड़ी जनसंख्या है, तो बतौर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर किस तरह की चुनौतियां होती हैं आपके सामने और किस तरह से आप पूरे प्रदेश पर दृष्टि रखते हैं और वहां पर लोग, प्रदेश की जो जनता है वो सुख चैन से रह सके, ये सुनिश्चित करते हैं? ये एक अहम जिम्मेदारी है और आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो कई राज्यों और देशों से भी बड़ा है और इसके उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो काफ़ी क्षेत्रवार काफ़ी इसमें डिफरेंसेस हैं, चाहे वो कल्चर का हो, बोली का हो, और उसी तरीके से वो जो क्राइम पैटर्न है वो भी सभी क्षेत्रों का अलग अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्राइम पैटर्न अलग है, बुंदेलखंड का अलग है, पूर्वांचल का अलग है और एज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये मेरी ड्यूटी है कि जो घटनाएं होती हैं उसका तत्काल अनावरण किया जाए और जो हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट आती रहती हैं उन सभी इंटेलिजेंस इनपुट को कलेक्ट करके हम अपने फील्ड फॉर्मेशंस को दें ताकि ऐसी घटनाएं न होने पाएं जिनका जो बाद में चल के अगर सही समय पे अटेंड न किया जाए तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हमारा मुख्य कार्य मुख्यालय डीजी साहब के बिहाफ पे सभी हमारे जो फील्ड के फॉर्मेशंस हैं, चाहे वो कप्तान साहबान हो, रेंज साहबान हो या जोन साहबान हो, उनके साथ और गवर्नमेंट के साथ पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के चलने का है और सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके हमारे पुलिस महानिदेशक को बताना और साथ साथ गवर्नमेंट को भी समय समय पे ब्रीफ करने का। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों में देखा गया है कि जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं, सांप्रदायिक संवेदनशीलता बढ़ी है और जैसा कि पिछले दिनों जब नागरिकता संशोधन बिल आया था और उसको लेकर सरकार ने एक इच्छा शक्ति प्रकट की थी अपनी, उसका बड़ा व्यापक विरोध हुआ और उत्तर प्रदेश उस विरोध का एक केंद्र बना। तो नागरिकता कानून को लेकर काफ़ी संवेदनशीलता थी उत्तर प्रदेश में और ये भी पता चला कि कई संगठन सुनियोजित रूप से इसमें शामिल थे, यहाँ की व्यवस्था को भंग करना, लोक व्यवस्था को भंग करने का काम कर रहे थे और उसमें सोशल मीडिया को भी उन्होंने एक हथियार बनाया। अभी भी सोशल मीडिया पे पुलिस ने काफ़ी सख्ती की है, हालांकि कार्रवाई हुई है, लोग जेल गए हैं, लेकिन ये व्यापक देखा जा रहा है, व्यापक तौर पे पूरे प्रदेश में लगभग सभी जनपदों से ऐसे इनपुट्स आते हैं कि सोशल मीडिया पर जातिगत, सांप्रदायिक इस तरह के संदेश लोग अभी भी भेज रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और आपने देखा होगा कि जितने दिन से सरकार है उतने दिन से कहीं कोई सांप्रदायिक बड़ी घटना नहीं होने दी गई। जितने भी हमारे पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से और परंपरागत तरीके से मनाए गए, इसमें सभी धर्म गुरुओं का, सभी समाज के सभी वर्गों का साथ लेके हम लोगों ने कार्य किया। जहाँ तक एंटी सीए प्रोटेस्ट की बात है, उस समय भी लोगों को काफ़ी एजुकेट किया गया और काफ़ी सफलता मिली और जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में डिस्टर्बेंस का है उस हिसाब से बहुत कम समस्याएं आई और जहाँ भी समस्याएं आई वहाँ हम लोगों ने समझा बुझा के और जहाँ लोग गलत तत्व उसमें मिल के
और चीज़ों को और ख़राब करना चाहते थे तो वहाँ सख्त कार्रवाई भी की गई। और अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की साइज़ को देखें और जिस तरह की पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो पुलिस का कार्य था वो बहुत ही सराहनीय था। और हम लोगों ने कुछ पॉकेट्स के अलावा इन चीज़ों को कहीं फैलने नहीं दिया और जो उपद्रवी तत्व थे उन पर कठोर कार्रवाई भी की। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कोविड जैसी महामारी के समय जहाँ पर लगभग 30-32 लाख लोग हमारे यहाँ बाहर से आए हैं, लेकिन उस दौरान भी पुलिस ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए अपनी कार्रवाई की और बिना किसी पूरी ट्रेनिंग के अपने आप को, ड्यूटी को अपने स्वयं के आगे रख के, ड्यूटी बिफोर सेल्फ के मोटो से काम करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया और पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहा। आपने बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात कही कि कोविड जैसा चैलेंज जो एक अभूतपूर्व चुनौती थी जिसके बारे में कोई किसी को अंदाज़ा नहीं था, और इस चुनौती का भी सामना पुलिस ने किया। हेल्थ वर्कर्स के साथ मिलके हर जगह पर कंटेनमेंट जोन्स में पुलिस ने हर जगह ड्यूटी निभाई। पुलिस के ऊपर जो चुनौतियां हैं, पुलिस को बेसिक डिपार्टमेंट भी कहा जाता है कि पुलिस जब बेहतर कार्य करती है तो अन्य विभागों को भी अवसर मिलता है, एक अच्छा वातावरण होता है, तभी सारे विभाग और सारे विकास कार्य अपने अंजाम को पहुंच पाते हैं जब शांति व्यवस्था कायम रहती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था और एनकाउंटर्स व्यापक हुए। पश्चिमी यूपी में तो ये गति, आप वहाँ रहे भी और वहाँ भी तेज़ी से काम हुआ। इधर मध्य उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा सुस्ती आई है। ऐसा लगता है कि अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान तेज़ी से चल रहा था, कुछ महीनों में उसमें कुछ कमी आई है। तो ऐसा सिर्फ मीडिया में दिखाई पड़ रहा है या वास्तव में है ऐसा? सर्वप्रथम तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई एनकाउंटर सरकार की नीति नहीं है। एनकाउंटर्स तभी होते हैं जब अपराधी अपराध करने के समय या भागते समय पुलिस पे अटैक करता है। और आपने देखा होगा अभी पिछले करीब एक सप्ताह पहले पूर्वांचल में बहुत अच्छा कार्य हुआ। 1 लाख के बदमाश थे जो मारे गए। और इसके अतिरिक्त पूर्वांचल में माफियाओं पे बहुत कहर बन के पुलिस टूटी। उनके अवैध जो निर्माण थे और उनके जितने गुर्गे थे और जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, सभी चीज़ें खाली कराई गई और इनके लाइसेंस, सरकारी पट्टे और जितने भी ठेके थे वो भी निरस्त कराए गए। तो चौतरफा कार्रवाई हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्राइम पैटर्न भी क्षेत्र के हिसाब से वैरी करता है, तो पुलिस की रणनीति भी, हमारी रणनीति भी उसी हिसाब से वैरी करती है। और जहाँ जैसी चीज़ें होती है, ये ज़रूर है कि पुलिस हमेशा कभी बैकफुट पे नहीं रहती है। हम लोग अगर हमारे जवानों पे या हमारे अधिकारियों पे अगर कोई अटैक करता है तो उसका माकूल जवाब पुलिस को जो अधिकार प्रदत्त हैं उसके तहत पुलिस देती है। कई बार अभियान चलता है और तमाम हथियार पकड़े जाते हैं, हथियारों की फैक्ट्रीज पकड़ी जाती है। अपराधी अब आधुनिक हथियारों का भी प्रयोग कर रहे हैं, फैक्ट्री मेड वेपन्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि फैक्ट्री मेड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अधिक इन अपराधियों को कैसे मिल पा रहे हैं, इनके पास किस नेटवर्क से पहुंच रहे हैं, और वेपन्स मान लीजिए कहीं से पहुंच रहे हैं तो कार्ट्रिज कहां से पहुंच रहे हैं। हथियार मान लीजिए मुंगेर में कहा जाता है कि साहब मुंगेर में कॉटेज इंडस्ट्री है, देश के कई हिस्सों में है, या पाकिस्तान से नेपाल बॉर्डर के ज़रिए हथियार आ जाते हैं। लेकिन जो इन्हें कारतूस मिलते हैं अलग अलग बोर के, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो आर्म्स डीलर्स हैं या तो उनकी संलिप्तता से या फिर कुछ ऐसा है नेटवर्क इनका कि हथियार भले देसी हों या फैक्ट्री मेड हो, लेकिन कारतूस तो फैक्ट्री मेड ही होते हैं। तो इस पर क्या रणनीति है? ये जहाँ तक जो रिकवरीज हैं उसके आधार पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि फैक्ट्री मेड वेपन की जो है जब्ती कम है। ये ज़रूर है कि जो कंट्री मेड वेपन है जो उसकी क्वालिटी बेटर है और उसके कारण ही मारक क्षमता भी बढ़ती है। और इसके कुछ पर्टिकुलर रूट्स है जिधर से चीज़ें सप्लाई होती हैं, बनती हैं या वेपन स्मगल होता है, और उसी तरीके से कार्ट्रिज का भी मूवमेंट होता है। तो ये हम लोग लगातार अपने सीमावर्ती प्रदेशों से और हमारी जो अन्य एजेंसियां हैं
उससे लगातार संपर्क में रहते हैं और इसमें अच्छी कार्रवाइयाँ भी भारी मात्रा में अवैध शस्त्र पकड़ी गई हैं वेस्टर्न यूपी में और हमारे बरेली में, बदायूं में। तो इस तरह से लगातार रिकवरीज भी होती हैं और पुलिस लगातार प्रयत्नशील है। जहाँ तक आर्म्स डीलर का प्रश्न है तो उनके लिए भी स्टॉक वेरिफिकेशन का प्राविधान है, जो कि गस्टेड ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है। COSTM के द्वारा भी स्टॉक वेरिफिकेशन कराया जाता है और समय समय पे इस संबंध में हम लोग अभियान भी चलाते हैं और उसके अच्छे परिणाम भी आते हैं। एडीजी साहब, जो नेपाल से लगा हुआ हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसकी संवेदनशीलता अब कैसी है? क्योंकि चौकसी बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, जब से चाइना से टेंशन बढ़ा है तो अब नेपाल की सीमा पर अतिरिक्त चौकसी है। तो जो ये एक पारंपरिक रूप से माना जाता था कि वहाँ से हथियार और अपराधियों का आवागमन, और उत्तराखंड में जो चीन का बॉर्डर है वहाँ से भी कुछ हथियारों का या तस्करों का, अपराधियों का आवागमन, ये सब चीज़ें पुराने अधिकारियों से चर्चा में ये सब चीज़ें बताई जाती थी। अभी आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? ये जो बॉर्डर्स हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए इन बॉर्डर्स की संवेदनशीलता का स्तर क्या है? जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर जैसा भी इंटेलिजेंस इनपुट आता है हम लोग उस पर कार्य करते हैं और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं जैसे नेपाल है उससे अच्छे हमारे मधुर संबंध हैं और लगातार दोनों तरफ जो अधिकारी हैं वो मीटिंगें करते हैं और हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और उसके काफ़ी सार्थक परिणाम भी हैं और समय समय पर गिरफ्तारियाँ भी होती हैं और हम लोग भी सहयोग देते हैं, उनका भी अपेक्षित सहयोग हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारी SSB उसको गार्ड करती है। लगातार हम लोग की कोऑर्डिनेशन बैठक प्रत्येक स्तर पे की जाती है जिसके कारण वहाँ कोई ऐसी कोई बड़ी वारदात या बड़ी घटनाएं अभी तक नहीं हुई। काफ़ी लंबा अनुभव हो गया आपका पुलिस विभाग में, और इन वर्षों में, बीते वर्षों में जो अपराध का एक पैटर्न बदला है और कुछ अपराधी भी ये जान गए हैं कि मोबाइल के जरिए उनको ट्रेस किया जाता है। तो अपराधी कहीं कहीं कुछ घटनाओं में ये भी देखने में आया कि काफ़ी चालाकी बरत रहे हैं, कहीं मोबाइल का यूज़ नहीं कर रहे हैं या तो ऐसी स्थितियों में जो मोबाइल से ट्रैकिंग क्रिमिनल्स की होती है, सर्विलांस के जरिए, लिसनिंग के जरिए, और जो मेथड्स हैं, पुरानी जो पारंपरिक पुलिसिंग के बाद जो चीज़ें छूट गई थी, अब नई रणनीतियों के हिसाब से भी पुलिस तैयार है? जी, बराबर। जो जैसे टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस हो रहा है, हम लोग भी लगातार उस तरह से अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं और लगातार नॉलेज अपग्रेडेशन, चाहे हमारे स्पेशलिस्ट एजेंसीज हों जैसे ATS है, STF है या जो स्थानीय पुलिस है, उसके द्वारा लगातार हम लोग का अपर एज है और हम लोग ऐसे सभी अपराधियों पर नकेल डालने में सक्षम हैं जो इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं और हमारे सभी जितने भी महत्वपूर्ण और बड़े केसेस हैं सबका खुलासा हम लोगों ने किया है और अपराधी पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं और जिसका परिणाम ये है कि सभी हेड्स जो महत्वपूर्ण हेड्स हैं क्राइम के, उसमें अप्रत्याशित कमी आई है और ये क्राइम इन इंडिया के नक्शों में भी आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर जो है गिरावट आ रहा है जो हीनियस क्राइम है। साथ ही साथ हम लोग अपराध पंजीकरण पे भी जोर दे रहे हैं, तो इसके ये भी अगर आप स्टडी करेंगे उन नक्शों को तो आपको ये पता चलेगा कि खुला पंजीकरण हो रहा है और जो मेजर अपराध हैं उसमें काफ़ी कमी है। पिछले दिनों कानपुर के बिकरू में जो घटना हुई, जिस तरह से पुलिस टीम वहाँ पर एक अपराधी को पकड़ने गई और काफ़ी नुकसान हुआ पुलिस का, अपराधी वहाँ पर हावी हो गए, जबकि हमारी टीम में वेल एक्विप्ड लोग होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, यदि कहीं ऑल ऑफ सडन कोई इनकाउंटर हो जाए या कोई ऐसी स्थिति हो तो हमारी टीम वहाँ पर उसका नुकसान ना हो, बहुमूल्य प्राण पुलिसकर्मियों की जो जान है, ज़िंदगी जो है वो सुरक्षित रहे। तो उसके लिए क्या रणनीतियों में बदलाव किया गया है और जो स्वैट टीम का कॉन्सेप्ट था हर जनपद में, उसे कितना सशक्त किया गया है? ये जो स्थानीय स्तर पे अवश्य उसमें इनिशियल स्टेजेस पे चूक हुई थी और जबकि सारे इक्विपमेंट्स PHQ के द्वारा, शासन के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे और ऑपरेशनल हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर, लेकिन आपने देखा होगा हमने उसमें जितने भी मुलजिमान थे
उनको गिरफ्तार किया, कुछ बदमाश मारे भी गए। हमारे जितने भी वेपन लूटे गए थे हमने सबकी रिकवरी की और उसमें हम लोग कन्विक्शन भी कराएंगे, चार्जशीट्स भी लगा रहे हैं और इन हाउस जो अपग्रेडेशन करना है उसके लिए भी मंथन चल रहा है। शासन की तरफ से भी एक SIT का गठन किया गया था, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है जो विभिन्न पहलुओं पे हम लोग उसको जहाँ जहाँ कमियाँ थी और जिसके लैप्सेस थे तो उस हिसाब से जिसकी जो कमीशन या ओमिशंस हैं उसको देख के आगे की कार्रवाई की जा रही है। ADG साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बड़ा इतिहास रहा है और देश का बड़ा पुलिस फोर्स है, दुनिया का एक बड़ा पुलिस बल है ये। और पिछले दिनों हमने देखा कि हमारे कुछ सीनियर अफसर्स जो हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे और कुछ IPS अफसर्स के बारे में ये हुआ कि साहब उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उन वांटेड हो गए, वो फरार हो गए। तो IPS सेवाओं में, IPS में जो हमारे लोग आ रहे हैं या चाहे वो नए हों या जो पुराने हों, उनकी जो कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। खासतौर से यंग अफसर्स के लिए आपका क्या सुझाव है? किस तरह से ग्रेविटी मेंटेन करनी चाहिए इस सेवा की? इतनी महत्वपूर्ण सेवा है, देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसके लिए भी इन हाउस हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किया है और अभी जो नए बैच के ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनको स्वयं पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने मुख्यालय पे बुला के और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और ये सभी चीज़ों को बताया है। और इन सभी चीज़ों को जैसे जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि इससे पूरे विभाग की छवि धूमिल होती है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा साथ ही साथ कि अगर इस तरह के इंडिविजुअल एक्ट्स अगर कहीं होते हैं तो विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी को बचाने की कोशिश नहीं होती और उनके साथ भी वैसे ही कार्रवाई, कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। और आगे भी ये हम लोग के लिए एक आई ओपनर है कि हम लोग लगातार अपने इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म को भी बेहतर करें। लड़कियों और महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, जो सेक्सुअल क्राइम्स का जो पैटर्न है, मोबाइल गांव-गांव पहुंच गया है, एंड्रॉयड मोबाइल पहुंच गए हैं, तो दोस्ती, प्यार के बहाने या रिलेशंस में, संबंधों में जो असंतुलन आ जाता है वो अपराध की ओर उनको बढ़ा देता है। वो कई ऐसे मामले होते हैं जो बहुत चर्चित हो जाते हैं, हाथरस कांड हुआ अभी, तो ऐसी घटनाओं को लेकर सियासत भी होती है और न सिर्फ फोर्स बल्कि सरकार को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। तो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो युवा हैं हमारे समाज में, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उनको लेकर कम्युनिटी पुलिसिंग में किन चीज़ों को हम शामिल कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण किया जाए, काउंसलिंग हो बच्चों की, युवाओं की, टीनेजर्स की, कि वो संबंधों को लेकर असंतुलित ना हो और आगे उनके जो संबंध हैं वो अपराध की ओर ना बढ़ जाएं, जहां पर दोनों पक्षों का नुकसान होता है और समाज का भी नुकसान होता है। आपने सही फरमाया है। और जो ये एक साइबर वर्ल्ड है और मोबाइल के कारण नई चुनौतियां हम लोग फेस कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, समाज भी कर रहा है और परिवार के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं और इस पे लगातार जो साइबर स्पेस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में लगातार हम लोग शैक्षिक संस्थाओं में जाके लोगों को एजुकेट करते हैं, बताते हैं और अखबारों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी चीज़ें बताई जाती हैं। और जिस हिसाब से साइबर स्पेस का यूज़ होता है, अपराध उस हिसाब से उतने नहीं हैं, लेकिन जिस तरह की विकृतियाँ संबंधों में आ रही हैं उसकी काउंसलिंग की भी व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों के आपने देखा होगा एक मिशन शक्ति का विशेष अभियान शासन ने, जिसमें विभिन्न लगभग 26-27 विभाग उसमें मिल के कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं और लगातार लोगों को एजुकेट करना और महिलाओं को सशक्त बनाना, बच्चियों को सशक्त बनाना, बच्चियों को इस लायक बनाना कि अगर उनके साथ कोई बात होती है तो वो बिना निर्भीक होके पुलिस को बताएं या अपने घर में बताएं और घर वाले फिर हमको बताएं। तो लगातार ये एक डेवलपिंग कंसेप्ट है जिसमें हम लोग समाज के साथ और सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं और कम्युनिटी में अपनी रीच को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनकी भी हम मदद ले रहे हैं। जो ड्रग्स का नक्सस है और अल्कोहल, इलीगल लीकर जो है, अवैध शराब और
मॉर्फिन, हेरोइन, बगल में बाराबंकी जनपद है, आप वहाँ आपने काम भी किया है वहाँ पे। और भी पूरे प्रदेश में कई ऐसे पॉकेट्स हैं। इसमें प्रभावी कार्रवाई होती रहती है, लेकिन बीच-बीच में ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं कि ये कारोबार जो है एक कॉटेज इंडस्ट्री का रूप ले चुका है और इसकी ये लगातार ये पुलिस जब इस पे ज़ोर करती है तो ये थोड़ा दब जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन ये एक समानांतर एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। जहरीली शराब से हर साल 6 महीने पे मौतें होते रहना, कहीं कोई बड़ी घटना हो जाना, ये एक ट्रेंड ऐसा बना हुआ है जो ये कहा जाए कि रुक नहीं पा रहा है। नियंत्रण ज़रूर इस पर पुलिस बीच-बीच में करती है, तो इसके इरेडिकेशन के लिए कि इसे मूल रूप से समाप्त किया जाए, कम से कम लोगों की ज़िंदगियाँ इसमें चली जाती हैं और रेवेन्यू लॉस भी होता है गवर्नमेंट को। तो इसको लेकर किस तरह से संकल्पबद्ध है पुलिस? ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, विशेषकर ड्रग्स की और अल्कोहल की, आपको पता होगा कि कुछ जनपदों में इस तरह के ड्रग्स का प्रॉपर लाइसेंसेस जारी होते हैं और इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है दोनों चीज़ों से। लेकिन इसका दुरुपयोग करके ओपन मार्केट में भी लोग इसको भेजते हैं, बेचते हैं और इससे युवा पीढ़ी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और लगातार पुलिस विभाग के अलावा इनके मूल विभाग भी हैं जो इसके जो इन्फोर्समेंट का काम करते हैं और साथ साथ हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर रिकवरीज इत्यादि देखी जाए तो काफ़ी है, लेकिन जैसा कि आपने बताया इसमें और भी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है और इसमें जो सामाजिक चेतना है और समाज के लोगों को भी इन्वॉल्व करना, क्योंकि अल्टीमेटली ये समाज के जो नया युवा वर्ग है वो इससे अफेक्टेड हो रहा है। तो ये लगातार चीज़ें चल रही हैं, अभियान के तौर पे भी चलाया जाता है, लेकिन एक मास मूवमेंट के रूप में हम लोग अगर इसको चलाएं तो इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न के साथ हम लोग इस वार्ता को संपूर्णता की ओर ले जाएंगे। आप काफ़ी चर्चित अधिकारियों में आपकी गिनती होती है उत्तर प्रदेश में। आपका जो लंबा कार्यकाल रहा विभाग में, कुछ ऐसी घटनाएं आपके संज्ञान में होंगी। कोई एक ऐसा वाकया बताएं जब विषम परिस्थितियों में कोई बड़ा निर्णय आपने लिया हो, किसी भी रूप में, चाहे एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में या फिर आईजी के रूप में, और उस निर्णय का लाभ समाज को मिला हो, व्यापक सकारात्मक परिवर्तन हुआ हो, या किसी बड़ी घटना में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में वहाँ पर स्टैंड लिया आपने, परिस्थितियाँ विपरीत रहीं लेकिन फिर भी रिस्क लेके कोई डिसीजन लिया और उसके अच्छे परिणाम सामने आए हों? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और जिसमें हम लोगों ने स्पॉट पे डिसीजन लिया और चूँकि अच्छे नियत से, जिससे बहुत संतोष मिला हो, जो याद आता हो अक्सर, जो अच्छी नियत से लिया जाता है तो सरकार का भी समर्थन रहता है। अभी आपने देखा होगा जब कोविड के दौरान इतने मास मूवमेंट हो रहे थे और जगह जगह अन्य प्रदेशों में हिंसा भी हुई, लेकिन मैं मेरठ में था और लाखों लोग हम लोगों ने अपने बॉर्डर पर रिसीव किए और उनको गंतव्य स्थानों पे पहुंचाया गया, लेकिन एक भी कोई हिंसा की घटना, लाठीचार्ज की घटना और इस तरह की घटना नहीं हुई। हम लोगों ने उनको गाड़ियों से भिजवाया, जबकि उस समय निर्देश अदरवाइज थे कि किसी को मूवमेंट नहीं होना है, लेकिन जब इतने लाखों की संख्या में अगर हमारे बॉर्डर पे लोग आ गए तो उनको हम क्या करेंगे। और उस समय हम लोगों ने डिसीजन लिया और राज्य सरकार के सपोर्ट से और व्यवस्थाओं से हम लोगों ने लाखों लोगों को खिलाया, खाना दिया, उसमें पब्लिक का हेल्प लिया और ये बहुत सेटिस्फैक्शन की बात है कि सभी लोग सकुशल घर चले गए और किसी तरह की कोई घटना या हिंसा नहीं होने दी गई। साथ ही साथ एक बार मैं जौनपुर सोनभद्र जनपद में था, तो हमने पहली बार नक्सल गतिविधियों के बारे में ऑन पेपर एक्सेप्ट किया और सरकार की तरफ से उसी समय पहली बार नक्सल ऑपरेशंस की योजना बनी, जो धीरे धीरे काफ़ी पुख्ता हुई और हम लोगों ने जब उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया तो बहुत कम समय में ही हम लोगों ने उनको कंट्रोल भी कर लिया और आज उत्तर प्रदेश में नक्सलिज्म के नाम पे बहुत हम लोग सतर्कता तो बरतते हैं, लेकिन कोई मेजर घटनाएं नहीं होती। एक ये भी सेटिस्फैक्शन का विषय है। या जैसे बिकरू की घटना हुई थी जिसमें हमारे 8 लोग शहीद हुए थे, हमारे वेपन लूट लिए गए थे। उस समय बहुत ही स्थानीय स्तर पे मोराल हमारे बल का हिल गया था, लेकिन हम लोगों ने उसको पुनर्स्थापित किया। हमने सारी रिकवरी की, सारे महत्वपूर्ण लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा। कुछ दुर्दांत अपराधी
सामने सामने की मुठभेड़ में मारे भी गए। तो ये फिर लीडरशिप की जो रिस्पेक्ट कमांड करना होता है पुलिस विभाग में, पुलिस का इकबाल जो है पुनर्स्थापित करने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। और आफ्टर सोसाइटी में ये एक मैसेज जाता है कि जो पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए है, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो पुलिस माकूल जवाब समय पड़ने पे देगी, चाहे वो अपराधियों से निपटना हो या जैसे कोविड जैसी चुनौतियों का सामना। आपने देखा होगा कि पुलिस के 2 रूप आपने इसमें देखे हैं। पुलिस ने वेलफेयर ओरिएंटेड होकर अपनी ड्यूटी को अपने से आगे रख के काम किया, ड्यूटी बिफोर सेल्फ के मोटो से काम किया, और साथ साथ जहाँ कोई आवश्यकता पड़ी पुलिस ने अपराधियों को भी नकेल कसा। तो आपने सुना, जैसा कि प्रशांत कुमार साहब ने बताया, कि पुलिस वेलफेयर मोड में जहाँ ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ मोड में जहाँ ज़रूरत पड़ती है, और जब हमारी सुरक्षा की जो पहली दीवार है वो पुलिस है। जब कहीं गोली चलती है तो आज भी सबसे पहले पुलिस का सीना होता है वहाँ पर, चाहे कानपुर का मामला हो, कहीं का मामला हो। अपराधियों का सामना करने के लिए भी पुलिस डट के खड़ी है, आपको महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए पुलिस खड़ी है, कहीं दुर्घटना होती है, बाढ़ आती है तो वहाँ भी पुलिस खड़ी है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में तमाम ऐसे अफसर हैं जिनकी एक पहचान है अपने काम के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर। ऐसे ही लोगों में से हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, जिनसे हमारी बात हुई। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कुर्सी पर, या फिर जो भी दायित्व आपको सरकार देगा, सरकार के द्वारा जो भी दायित्व आपको दिए जाते हैं, उन दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए आप जो लोक सेवक की परिभाषा है, संविधान की जो मंशा है, उस पर आप खरे उतरते रहेंगे और आम जनता को भय मुक्त वातावरण बतौर एक पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।